कि हमारे राज्य में जो मकान सूचीकरण होगा, वो होगा 25 अप्रैल से लेकर के 24 मई के बीच में 1 महीना। पूरे भारत में तो 30 लाख लोग इस पे अपना योगदान देंगे। हमारे राज्य में यही आंकड़ा 30,000 का है। इसमें बहुत सी चीज़ें नई हैं। पहली बात तो ये कंप्लीट डिजिटल है। हुँ। तो इसलिए गिने सारे जाएँगे, स्नो बाउंड एरियाज़ भी गिने जाएँगे और जहाँ से पलायन कर जाते हैं वो भी गिने जाएँगे। गैर आबाद ग ग्राम जो कहते हैं, हुँ। वो 1048 आए थे निकल के, जो किसी वजह से भी किसी भी काल में हो सकता है वहाँ से लोग चले गए हों। जी। तो उनके पास एक आईडी कार्ड होता है जिसमें क्यूआर कोड रहता है। जनगणना में आप जो भी जानकारी देंगे, वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूँ आपके साथ आफ़ताब अजमल। भारत की 16वीं आज़ाद भारत की 8वीं और उत्तराखंड की तीसरी जनगणना शुरू होने वाली है। इस बार जनगणना में डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया की भी झलक नज़र आने वाली है। जनगणना एक पूरी दुनिया की, चीन के बाद जो है हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज़ है और हमारे साथ हैं उत्तराखंड जनगणना निदेशालय की निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव जी। तो ईवा जी, आपका स्वागत है अमर उजाला में। और हम सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि उत्तराखंड में जनगणना कब से शुरू होने वाली है? उत्तराखंड में कितनी सरकारी मशीनरी इस जनगणना में लगेगी और इसके आंकड़े फाइनल कब तक आएँगे? मतलब हमें कब पता चलेगा कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? पूरे भारत में और उत्तराखंड में भी जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बिल्कुल जोर-शोर से चल रही हैं। एक्चुअल जो हर घर में जाकर के गणना होती है, उसकी बात करें, तो वो 2 चरणों में होती है। पहला होता है मकान सूचीकरण और दूसरा होता है पॉपुलेशन सेंसस। मकान सूचीकरण भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पॉपुलेशन सेंसस होता है और इन दोनों को अलग करके हम या घटा-बढ़ा करके नहीं देख सकते। बस अंतर ये होता है कि मकान सूचीकरण में भारत सरकार द्वारा ये निर्देश रहते हैं कि अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में उसको किसी भी 1 महीने में जो राज्य सरकार चाहे, वहाँ पर उस समय पे किया जा सकता है। जैसे हमारे राज्य में हर राज्य में एक एसएलसीसी का गठन है, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटी का गठन है, जो डिसाइड करती है कि सेंसस कैसे कराना है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय होते हैं। तो हमारे राज्य में जो एसएलसीसी है, उसमें ये मुख्य सचिव महोदय द्वारा ये अभी ऐसा प्रस्तावित किया गया है कि हमारे राज्य में जो मकान सूचीकरण होगा, वो होगा 25 अप्रैल से लेकर के 24 मई के बीच में 1 महीना। मतलब हमें अप्रैल से सितंबर के बीच में करवाना था, लेकिन हमारे राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए, चार धाम यात्रा को देखते हुए, टीचर्स जो सबसे ज़्यादा शिक्षक लगते हैं इस एक्सरसाइज़ में, तो उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए ऐसा तय किया जा रहा है कि 25 अप्रैल से 24 मई के बीच में मकान सूचीकरण किया जाए। लेकिन अभी इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहर लगनी बाकी है। उनका अनुमोदन प्राप्त होते ही फिर इस पर कार्रवाई फिर आगे बढ़ाई जाएगी। और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन भी ऐसे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन 2 चरणों में होता है, जो स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, हिमालयी राज्यों के स्नो बाउंड एरियाज़, मतलब ऐसे एरियाज़ नहीं जहाँ की सिर्फ़ बर्फ़ गिर रही हो, बल्कि ऐसे एरियाज़ जो बर्फ़ में इस तरीके से आच्छादित हो जाते हों कि फरवरी माह में वहाँ पहुँचना नामुमकिन रहता हो। तो ऐसे एरियाज़ के लिए जो हमारे राज्य में 131 गाँव और 3 टाउन हैं, इसमें हो जाएगी गणना पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सितंबर के महीने में। जो तिथि राज्य सरकार तय जी। करेगी, उसके हिसाब से होगी और फिर मेन पॉपुलेशन सेंसस उसकी तिथि बदली नहीं जा सकती है। वो भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित है और कई दशकों से चली आ रही है। वो 9 से 28 फरवरी के बीच में पूरे भारत में सिर्फ़ उन एरियाज़ को छोड़ के जहाँ सितंबर में स्नो बाउंड एरियाज़ में गणना हो जाएगी, बाकी पूरे भारत में उन 20 दिनों में एक-एक घर में लोग जा कर के उस घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं और कई और प्रश्न होते हैं, उनका पूरा ब्यौरा लेकर के वो गणना कर दी जाएगी। इसका रेफ़रेंस होगा जनगणना के जब डेटा रिलीज़ होंगे, तो उसका रेफ़रेंस होता है 1 मार्च। ये रिलीज़ कब होंगे, इस पर तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊँगी, ये मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है। जी। लेकिन रेफ़रेंस डेट होता है 9 से 28 फरवरी में गणना खत्म होती है और 1 मार्च का रेफ़रेंस डेट होता है और 2027 की जनगणना 1 मार्च की जब डेटा जारी होगा, आंकड़े जारी होंगे, तो उसे 1 मार्च का 2027 का माना जाएगा। हुँ। इसमें कितनी तैयारियाँ होती हैं, ये जी। आपने पूछा, कितने लोग लगते जी। हैं, तो इसमें मैं बता दूँ, जैसे हमारे पूरे भारत में तो 30 लाख लोग इस पे अपना योगदान देंगे, जिसमें सबसे भारी संख्या ऑफ़ कोर्स एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइज़र्स की होती है। मतलब जो प्रगणक होते हैं
और जो पर्यवेक्षक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं। हमारे राज्य में यही आंकड़ा 30,000 का है। इसमें कहने का मतलब है कि जनगणना कराने के लिए हमारे प्रदेश को 30,000 हिस्सों में बाँटा जाएगा, जी। जिसे हम एन्यूमरेशन ब्लॉक कहेंगे। गणना का क्षेत्र, एक क्षेत्र में एक प्रगणक होगा। तो इस प्रकार से 30,000 क्षेत्र चुकी हैं, तो 30,000 प्रगणक होंगे, हर क्षेत्र के लिए 1, और हर 6 प्रगणकों पे 1 पर्यवेक्षक होगा, सुपरवाइज़र। तो ये करीब 4,000 5,000 के आसपास ये भी आंकड़ा जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि करीब 30,000 एन्यूमरेटर्स, उसके अलावा सुपरवाइज़र्स और फिर और भी जो जिले में लोग कर रहे हैं, तो 30,000 से कहीं ऊपर इसमें लोग अपना योगदान देंगे और जनगणना करवाने में अपनी भूमिका निभाएँगे। जी, जैसे आपने बताया कि केंद्र सरकार एक डेट तय करती है, 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच जनगणना होनी है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इस अधिसूचना जारी होने का प्रशासनिक या भौगोलिक तौर पर उत्तराखंड में क्या असर होगा? मतलब अब जब तक जनगणना पूरी नहीं होगी, तब तक उत्तराखंड में ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं हो सकेंगे? ऐसे तो जो भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार से ऐसा रिक्वेस्ट की जाती है कि एक तो जब चल रहा हो कार्य तो उस वक़्त ट्रांसफ़र्स ना हो, जी, और ये तो एक ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा विषय है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ चेंज ना हो। क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को जो स्थिति थी, मतलब जो भी एरिया गाँव थे, जो एरिया टाउन थे, नगर पालिका में इतने क्षेत्र थे, नगर पंचायत में इतने क्षेत्र थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है जी, 31 दिसंबर 2025 के बाद। तो इस संबंध में हमारे प्रदेश सरकार द्वारा भी नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया था, हुँ, और ये बात क्लियर कर दी गई थी कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे मार्च 2027 तक। हुँ, और तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़, प्रशासनिक क्षेत्र हैं, उनको सील किया जी। जाता है। अच्छा, इस बार जो जनगणना होगी, इसको बड़ा डिजिटल गणना भी कहा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना से ये कितनी अलग होगी? इसमें क्या-क्या नया होने वाला है? इसमें बहुत सी चीज़ें नई हैं। पहली बात तो ये कंप्लीट डिजिटल है, जी, सब कुछ डिजिटल है। मतलब एक पोर्टल है सीएमएमएस का, जी, उसमें बैचेज़ बनाए जाएँगे, उसमें ट्रेनिंग होगी। इसको ही हम कहते हैं कि ये मस्तिष्क है, जी, और रियल टाइम प्रगति हम देख सकते हैं कि हर एन्यूमरेटर का काम, मतलब उसको दिए गए हैं, मान लीजिए 800 की पॉपुलेशन कवर करनी है, जी, करीब 150 से 200 घर कवर करने हैं, तो उसके कितना काम हो गया, कितना परसेंट काम हो गया, ये तक उसमें रियल टाइम हमें दिखता रहेगा। तो जी, ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है सीएमएमएस का। प्रथम बार सीएमएमएस पे कार्य होगा जनगणना का। दूसरा, पहले एक बहुत बड़ा शेड्यूल रहता था पेपर का, ए3 साइज़ में वो निकलता था और उस पे जाकर के भरा जाता था। जी, लेकिन अब एचएलओ ऐप के माध्यम से, एक ऐप है, उसमें कंप्लीटली जब घर-घर जाएँगे, तो उसमें ही ऐप पे सारा कार्य होगा जी, एन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र, प्रगणक और पर्यवेक्षक द्वारा। जी, तो ये भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जो पहले कभी नहीं हुआ है। पेपर को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है गणना कराने में, और इससे क्या है कि डेटा भी बहुत जल्दी फिर हमें मिल जाएगा। पहले सारी चीज़ों की डेटा एंट्री होती थी, लेकिन अब जैसे-जैसे डेटा सबमिट करेंगे, जब जी, जो भी अपने स्तर पे कार्य कर रहा हो, तो वैसे ही वो डेटा रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। जी, जिस प्रकार से उसको प्रोसेस किया जाना है, उसके लिए वो तैयार हो जाएगा डेटा। तो ये तो सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है। दूसरा जो पहली बार हो रहा है, और इसके लिए इनफैक्ट नियमों में भी चेंज किया गया कि जी, सेल्फ एन्यूमरेशन का अधिकार पहली बार दिया गया है। जी, इसमें दोनों चरणों में, मकान सूचीकरण में भी और पॉपुलेशन सेंसस जो जी, फरवरी 2027 में होगा, और मकान सूचीकरण जो अभी इस साल होगा। अप्रैल में। उन जी, दोनों में हम जो मतलब आम नागरिक हैं, वो खुद ही अपनी गणना कर सकते हैं। इसके लिए एक सेल्फ एन्यूमरेशन का पोर्टल है, ये जी, जल्दी ही इसे प्रॉपर्ली लॉन्च किया जाएगा। जी, उसमें वो जा करके अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल करके, अपना नाम डाल करके, उनको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उससे वो रजिस्टर हो जाएँगे। जी, रजिस्टर के बाद जो भी सवाल आने हैं मकान सूचीकरण में, वो सारे सवाल उनको पोर्टल में दिखाई देंगे, और वो उसको भरेंगे। जी, जब वो भर लेंगे और अपना डेटा सबमिट करेंगे, तो उनको एक आईडी जनरेट होगा। इस आईडी को उनको सँभाल करके रखना है, जी, चाहे फ़ोन पे रखें, चाहे अपने पास नोट करके रखें। जी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनके घर की गणना होगी नहीं। उनके पास प्रगणक पहुँचेंगे,
जी, जैसे प्रगणक किसी भी घर में पहुँचेंगे, तो वो पहला क्वेश्चन जो पूछेंगे, वो पूछेंगे कि आपने स्वगणना की है? जी, अगर व्यक्ति उत्तर देता है नहीं, तो फिर प्रगणक तो जैसे पूछा जाता है, वैसे वो सारे क्वेश्चन्स पूछेंगे। जी, 31 क्वेश्चन्स हैं, जी, 34 मतलब प्रॉपर क्वेश्चन्स हैं, बट जी, 31 हैं जिसमें मकान के बारे में जानकारी जुटानी है, बाकी जी, नाम और मोबाइल नंबर इस टाइप के हैं। जी, तो वो जब पूछेंगे प्रगणक कि आपने स्वगणना की है, अगर अगर वो ना कहते हैं तब तो वो पूरी गणना खुद ही करेंगे, और कहते हैं हाँ, तो वो आईडी माँगेंगे। जी, जैसे व्यक्ति अपनी आईडी देगा या देंगी, तो फिर वो सारा डेटा जो एससी पोर्टल में, मतलब स्वगणना के पोर्टल में जी, हमने भरा था, वो प्रगणक को उसके ऐप में पूरा वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा। जी, लेकिन प्रगणक को फिर भी वेरीफाई करना है कि ये सही बोला गया है, कहीं व्यक्ति से कोई चूक तो नहीं हो गई, कोई जी, गलती तो नहीं हो गई। जी, तो वो पूरी चीज़ को वेरीफाई करेंगे, लेकिन इसमें प्रगणक का समय बच जाएगा। जो वो पहले से भर रहे थे, वो उनका समय बचेगा, और जी, जिनसे वो पूछ रहे हैं, उनको भी पहले से जानकारी रहेगी कि क्या उत्तर देने हैं। तो समय दोनों का ही बचेगा, और इस प्रकार से फिर जब प्रगणक के में पूरा डेटा रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, वो उसको फिर सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जी। तब जाके वो डेटा आंकड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, वरना अगर हमने आईडी नहीं दी, तो वो डेटा फिर उसका कोई काम आगे नहीं होगा। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है कि लोग अगर जागरूक होंगे और अपनी गणना खुद करेंगे, अपनी जानकारी खुद देंगे, तो कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया में एक सरलता भी आएगी और एक तेज़ी भी आएगी। एक उत्तराखंड के को लेकर एक बड़ा चिंताजनक 2011 की जनगणना जो हुई थी, जैसे गंगोत्री, केदारनाथ, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे, जो जनगणना के समय जब जनगणना हुई, उस दौरान वहाँ बर्फ़बारी होने के चलते लोग पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्षेत्र जो हैं उनके लिए कोई अगर प्लान हो, अगर कहीं जनसंख्या पिछली बार शून्य रही हो या जो स्नो बाउंड एरिया हैं जहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, हुँ, हुँ। उसको लेकर हमारी क्या प्लानिंग है? स्नो बाउंड एरियाज़ हमारे अभी जिलाधिकारियों ने ही सूची हमें दी है, जी, 4 जिलों से, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, जी, जहाँ पर स्नो बाउंड एरियाज़ हैं। तो 131 गाँव की और 3 नगर पालिका पंचायतों की दी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। जी, तो ये 3 टाउन्स हैं जो इसमें स्नो बाउंड एरियाज़ में आते हैं, और 131 गाँव हैं। तो इन सभी में सितंबर माह में जनगणना हो जाएगी। जी, उसके बाद क्या होता है कि जब ये यहाँ पर बर्फ गिरने लग जाती है, तो लोग बेशक चले जाते हैं कहीं न कहीं, जैसे गंगोत्री के लोग मुखबा आ जाते हैं, जी, केदारनाथ के ऊखीमठ या और भी कहीं जाते हैं, जी, वैसे ही बद्रीनाथ के भी जोशीमठ या अगल-बगल के गाँव में वो चले जाते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या रहती है कि फरवरी माह में जब फिर उन एरियाज़ में जहाँ ये लोग चले गए हैं, वहाँ जब जाते हैं प्रगणक, तो जी, उनकी ट्रेनिंग पहले से रहती है कि चूँकि इन गाँवों में एक्सपेक्टेड है कि वहाँ के गाँव के लोग आए होंगे, जी, तो आप पहले पूछ लेंगे कि आपकी गणना पहले हो तो नहीं गई है। अगर वो ये जवाब देते हैं कि हमारी गणना हो गई है पहले, तो उन लोगों के लिए फिर आगे का वो कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं पर वो प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी। जी, तो इसलिए गिने सारे जाएँगे, स्नो बाउंड एरियाज़ भी गिने जाएँगे, और जहाँ से पलायन कर जाते हैं वो भी गिने जाएँगे। लेकिन वो तभी है जब वो सही जानकारी देंगे कि नहीं, हमारी गणना हो गई है, बिल्कुल, हमारी आगे डुप्लीकेसी वाली बात ना हो जी। पाए। उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भौगोलिक रूप से बहुत दुर्गम हैं, जहाँ पहुँचना भी कई-कई दिन का समय लगता है। तो आपकी टीम वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? क्या हम हेलीकॉप्टर कहीं ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर या इस तरह से भी अपनी टीमें पहुँचाएँगे? देखिए, अभी तो ऐसा हमने नहीं कुछ ऐसा कोई कहीं पर बात हुई है कि हेलीकॉप्टर वगैरह से पहुँचाना पड़े, जी, क्योंकि जो प्रगणक होते हैं वो जनरली शिक्षा विभाग के रहते हैं, जो जी, उसी स्कूल के टीचर्स रहेंगे जी, जैसे। तो वो तो उन उस एरियाज़ में जाते ही हैं और भली-भाँति परिचित रहते हैं, उन्हें बस हमारे पास आकर के ट्रेनिंग कर लेनी है, 3 दिन की, जो मार्च के महीने में होगी। बाकी फिर वो उसी क्षेत्र में रहते हैं या उसके आस-पास ही रहते हैं, और उनको उनका देखा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि स्कूल तो हर जगह है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी परेशानी होगी, और अगर ऐसी कोई परेशानी की बात कहीं रहेगी, तो चूँकि पूरी पूरी प्रदेश सरकार की मशीनरी, जिलों की मशीनरी इसमें लगी हुई है, तो कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। जी। उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा भी है लोगों के पलायन का। उत्तराखंड में एक बड़ी संख्या उन गाँवों की है जो घोस्ट विलेज हैं, भूतिया गाँव हैं, जहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। तो जनगणना में हमारा क्या रुख है उनको लेकर मतलब
उत्तराखंड में 16,793 2011 की जनगणना के हिसाब से रेवेन्यू विलेजेस हैं जी, और इसमें से अनइनहैबिटेड विलेजेस, हम तो गोस्ट विलेजेस तो हम नहीं कहते, जी, लेकिन गैर आबाद ग्राम जो कहते हैं, जी, वो 1048 आए थे निकल के, जो किसी वजह से भी किसी भी काल में हो सकता है वहां से लोग चले गए हों। जी, तो ऐसे विलेजेस आए थे। लेकिन हमारी जनगणना की ये सीमा है कि जिस वक़्त जो जहाँ रहेगा, हम 9 से 28 फरवरी के बीच में, जी, हम उसको वहीं गिनेंगे। जी, तो अगर लोग नहीं हैं, तो हम उनको गिन नहीं सकते। हुँ, ये हमारी बाध्यता है। तो हमारा बस यही रहता है कि उन गाँव में भी प्रगणक जाएँगे, गिनेंगे। अगर उसमें लोग पाए जाते हैं, तो फिर उनकी भी गणना होगी। ऐसा नहीं कि जो अनइन्हैबिटेड हो गए, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो जाएँगे वो सब जगह, और जो स्थिति होगी 9 से 28 फरवरी के बीच में, उसी की वो गणना करके आएँगे। तो 1 दशक बाद हमें ये पता चल सकेगा कि दरअसल उत्तराखंड में कितने गैर आबाद गाँव हैं, जहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। जी। एक बड़ा मसला उत्तराखंड में या कहीं और भी शहरी इलाकों में ख़ास तौर से ऐसा आता है, चूँकि अपराध इतना बढ़ा है, अगर आपके घर कोई जाता है, जानकारी जुटाता है, तो लोग बताने में हिचकिचाते हैं। या फिर ऐसा भी आता है कि जनगणना या किसी और काम के नाम पर लोग फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। इसको लेकर हमारी क्या तैयारी है? बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल अपराधी अलग-अलग तरीके निकालते रहते हैं। लेकिन चूँकि प्रदेश सरकार इसमें भारत सरकार के साथ मिल कर के काम कराती है, तो पहली बात तो पूरी तरह से प्रशासन की नज़र इन चीज़ों पे रहेगी। इसमें 1-2 जानकारियाँ मैं साझा कर दूँ कि जी, जितने भी प्रगणक जाएँगे या पर्यवेक्षक जाएँगे, तो उनके पास एक आईडी कार्ड होता है जिसमें क्यूआर कोड रहता है। जिसको वो स्कैन करेंगे, तो वो अधिकारी कर्मचारी किस विभाग के हैं और अभी जनगणना में नियुक्त हैं, इस तरीके की सारी जानकारी वहाँ पर आ जाएगी। तो बिना आइडेंटिटी कार्ड के कोई नहीं जा सकते, और आइडेंटिटी कार्ड भी सच्चा आप तभी समझे अगर आपको चेक करना है किसी को भी कि उसमें क्यूआर कोड है, और क्यूआर कोड से वो उस पर्सन की सारी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। जी, दूसरी, अगर कई बार लोगों में ये भ्रांति रहती है कि हम अपनी कोई बात बताएँ या नहीं, कल को स्वामित्व विवाद जैसी कोई घटना तो नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार की किसी भी चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनगणना में आप जो भी जानकारी देंगे, वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है। उसको आरटीआई में भी नहीं शेयर किया जा सकता है, कहीं पर वो साक्ष्य के तौर पे किसी भी कोर्ट में, पुलिस में, किसी अन्य विभाग में नहीं हो सकती है, तो ये कहीं भी साझा नहीं की जाती। उसके अलावा इवन भारत सरकार के पास ये जानकारी एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में रहती है, एग्रीगेटेड। जैसे जी, कि ये तो पता है कि इस वार्ड में 500 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। जी, लेकिन ये नहीं पता रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि शर्मा जी का बच्चा इस घर से निकल कर के इस स्कूल में जाता है। जी, तो किसी इंडिविजुअल की जानकारी उसमें नहीं रहेगी, जी, एग्रीगेटेड जानकारी रहेगी। इसलिए निसंकोच हो करके आप ये अपनी जानकारी वहाँ पर दे सकते हैं। इसमें कोई विवाद या कोई भी चीज़ की स्वामित्व ऐसी कोई बात नहीं रहती है। और हाँ, मैंने बताया आइडेंटिटी कार्ड के साथ लोग होंगे। गाँव में तो वहीं के शिक्षक रहते हैं, जनरली लोग जानते रहते हैं उनको। और शहरों में भी जब भी कर्मचारी जाते हैं जनगणना करने, तो वहाँ के वार्ड मेंबर से और गणमान्य लोगों से पहले वो अपना परिचय दे देते हैं, ताकि उस पूरे क्षेत्र में ऐसी जानकारी लोगों को रहे कि जनगणना की टीम आई है और वो जानकारियाँ एकत्र कर रही हैं। ये जो जनगणना होगी लगभग वैसे 2021 में होनी थी, 2026-27 में हो रही है। इसके जो आंकड़े आएँगे, वो उत्तराखंड के विकास को किस तरह से प्रभावित करेंगे? हमेशा से जनगणना के आंकड़े लिए जाते हैं आज़ाद भारत में से, जब मतलब 1951 में पहली आज़ाद भारत की जनगणना हुई, जी, तो वो इसलिए मकान सूचीकरण का और पॉपुलेशन सेंसस के 2 फेज़ इसलिए रखे गए हैं कि लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, इसका आकलन सरकार उस वक़्त की कर सके। जैसे जितनी भी स्कीम्स आई, जल जीवन मिशन, उसमें सेंसस के आंकड़े यूज़ हुए कि हुँ, कितने घरों में पानी है। जब शौचालयों की बनाने की टोटल सैनिटेशन कैंपेन कहें या स्वच्छ भारत मिशन जब भी लॉन्च हुआ, तो वो भी जनगणना के आंकड़ों पे ही आधारित था कि कितने घरों में टॉयलेट्स हैं, कितने घरों में टॉयलेट्स नहीं हैं। एलपीजी जब हमें एलपीजी सिलेंडर वितरित कर जी, रहे थे, तो भी इन्हीं के आंकड़ों से हुआ। बिजली जब गाँव-गाँव में पहुँचाई जा रही थी, तभी भी जनगणना के आंकड़ों से ही पहुँचाई गई। तो इसलिए चाहे कहाँ पर सड़क देनी है, कहाँ बिजली देनी है, कहाँ गैस कनेक्शन देना है, कहाँ क्या प्रयास किए जाने हैं स्पेशल, कहाँ पर क्या ज़रूरत है, ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है, बाकी कहीं और से पता चलने के चांसेस नहीं रहते हैं। जी, मृत्यु दर क्या है, ये सब सारी चीज़ें
जन्म दर, ये सब सारी चीज़ें हमें हमें इन्हीं आंकड़ों से पता चलती है। फर्टिलिटी रेट्स, माइग्रेशन, मतलब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टेबल रहता है कि कहाँ से लोग कहाँ गए हैं, जी। क्यों गए हैं। ये सब चीज़ें जनगणना से ही पता चलती हैं। लिटरेसी रेट 2011 तक हमें पता है कि कहाँ-कहाँ पर क्या लिटरेसी रेट थे। उसके बाद के अब हम अभी पता चलेंगे कि तब से कितनी लिटरेसी बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा का दर कितना बढ़ा है। जी। तो इस प्रकार से जितने भी हम विकास के आंकड़े सोच लें, वो हमें सेंसस से ही पता चलते हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब इस सेंसस से भी जब आंकड़े सामने आएँगे, तो इसमें सरकार को बहुत मदद मिलेगी कि वो आगे हर क्षेत्र के लिए किस प्रकार की योजनाएँ प्लान करें। तो ये थी उत्तराखंड की जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव जी। उन्होंने आपको जनगणना में इस बार क्या नया होने वाला है, किस तरह से आप खुद उस जनगणना का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं, अपराध से बचकर और पूरा भरोसा करके कैसे आप इस जनगणना में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आपको बताया कि 25 अप्रैल से आपके घर-घर तक घरों की गणना करने वाली टीम पहुँचने वाली है। आपको कैसे सतर्क रहते हुए, जागरूक रहते हुए इस जनगणना का दुनिया की इस एक सबसे बड़ी कवायद का हिस्सा बनना है। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।